नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज नारी के नाम पर पक्ष विपक्ष लग गए हैं काम पर। जी हां, महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन लोकसभा से पास नहीं हो पाया, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। विपक्ष पर प्रधानमंत्री के सीधे हमले ने आग में घी का काम किया है। अपने संबोधन में पीएम ने विपक्ष पर सीधा महिला विरोधी होने, बिल को लटकाने के आरोप लगाए, तो इस नैरेटिव को ध्वस्त करने का पूरा विपक्ष आज सड़क पर उतर गया। दिल्ली से लेकर यूपी और चुनावी राज्य बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक जमकर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच टकराहट दिखी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और इस बीच राहुल गांधी ने 2026 के जातीय जनगणना के हिसाब से आरक्षण की मांग उठाते हुए इसे ओबीसी के हक की लड़ाई बताया। तो ममता दीदी बीजेपी को अपनी महिला सांसदों का हवाला देते हुए आईना दिखाने में जुट गई। ये आधी आबादी के वोट बैंक की ऐसी ताकत है जिसे हर कोई भुनाना चाहता है, लेकिन विडंबना देखिए, फिर भी पिछले 3 दशकों में ये बिल 4 बार लटक चुका है। ऐसे में आज देखिए महिला आरक्षण पर आर पार तेज हुआ वार पलटवार। कांग्रेस पार्टी हाय 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 लागू करो, आज करो, महिला विरोधी भाजपा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महिला आरक्षण कानून लागू करो, आज करो। कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे ये निर्णय लिया जाए। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। महिला आरक्षण पर आर पार तेज हुआ वार पलटवार। महिला आरक्षण बिल का मुद्दा अब सड़क पर आ गया। एक तरफ पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और तमाम नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और बीजेपी पर महिला आरक्षण की आड़ में सत्ता में बने रहने की साजिश रचने का आरोप लगाया। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय तक जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही रोक दिया, जिसके बाद महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गई और जमकर नारेबाजी की। पुलिस की तानाशाही, दिल्ली सरकार की बसों पर बिल्कुल घेरेंगे। हम महिला विरोधी सरकार को टिकट नहीं रहने देंगे। महिला आरक्षण कानून लागू करा के रहेंगे। 543 देख लीजिए पुलिस के दम पर लोकतंत्र की आवाज लागू करना पड़ेगा आज और अभी। 543 सीटें बस 33% दे दीजिए, हमें दे दीजिए। बिल्कुल 2 ही मांगे हैं। महिला आरक्षण कानून लागू करो आज और अभी करो। नहीं, बिल्कुल हम इस भाजपा सरकार को बेनकाब करेंगे। प्रधानमंत्री जी को बच के नहीं निकलने देंगे। वो कह रहे हैं महिला आरक्षण कानून की भ्रूण हत्या हो गई, हम आपको ये हत्या करने ही नहीं देंगे। हम बच्चियों को गर्व से बताते हैं भ्रूण हत्या से। हम महिला आरक्षण कानून का भ्रूण भी खत्म करना चाहते हैं। परिसीमन भी एक मुद्दा था। नहीं, हम तो कह रहे हैं 26-27 में जातिगत जनगणना, उसके बाद परिसीमन, उसके आधार पर तब करिएगा। आज क्यों वंचित रख रहे हैं? आज रोड़ा क्यों अटका रहे हैं जातिगत जनगणना और परिसीमन का? वो जब होगी तब होगी। आज हमें आरक्षण दीजिए। 543 सीटों में मुझे मेरा हक चाहिए। कांग्रेस यहाँ रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं, सड़कों पर आएगी आधी आबादी। अब आप देखिए तो सही, सरकार जहां जाएगी उसको घेरने का काम महिला कांग्रेस और कांग्रेस की करेगी। बिल्कुल ये तस्वीर है और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं तमाम जो प्रोटेस्टर थे, अब उनको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। और कहा यह गया था कि एक तय समय था जिनको यहाँ प्रोटेस्ट करना था, लेकिन एकाएक अब पुलिस ने कहा कि अब आपको यहाँ से जाना होगा। भारतीय न्याय संहिता 163 यहाँ लगाई जा चुकी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया और साफ किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती, लेकिन इस बिल को 2026 की जनगणना के आधार पर लागू किया जाए, न कि 2011 की जनगणना के आधार पर, क्योंकि 2011 की जनगणना में ओबीसी का डेटा उपलब्ध नहीं। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे ये निर्णय लिया जाए। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए
तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए, उनको भयंकर नुकसान होने वाला है और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। और अगर आप सचमुच में विमेन्स बिल इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके पास विमेन्स बिल पड़ा हुआ है, उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। मगर पिछड़े वर्ग, सदर्न स्टेट्स, छोटे स्टेट्स के खिलाफ हम आपको काम नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने सरकार पर हक छीनने का आरोप लगाया तो पीएम मोदी ने बंगाल में ताबड़तोड़ रैली करके कांग्रेस, टीएमसी समेत पूरे विपक्ष को घेरा, महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस और टीएमसी ने मिलकर बिल को रोका, पास नहीं होने दिया। टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। बंगाल में पीएम मोदी के निशाने पर टीएमसी रही, लेकिन ममता बनर्जी ने बिना लाग लपेट किए पीएम मोदी पर पलटवार किया, महिला आरक्षण पर घेर लिया और कहा कि लोकसभा में हमारे 37.9% और राज्यसभा में 46% सदस्य महिलाएं। टीएमसी महिला आरक्षण का समर्थन करती। মহিলা দেখাচ্ছেন আমায় 98 সাল থেকে লড়ছি, বাংলাকে ভাগ করা সহ সব রাজ্যকে ভাগ করার কথা। 541টা কেন্দ্রে উনি জিততে পারবেন না, তাই 850টা কেন্দ্র করার জন্য এটা ছিল পেছনের গেম, মেঘের পেছনে মেঘের আড়াল। তাই কালকে আমি ইলেকশন থাকা সত্ত্বেও আমার 21 জন এমপিকে পাঠিয়েছিলাম, তার কারণ ওটা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট ছিল, দেশ ভাগ করতে আমরা দেব না। बंगाल में जहां चुनावी घमासान महिला आरक्षण के मुद्दे पर छिड़ गया है, पीएम मोदी और ममता आमने सामने आ गई, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच आधी आबादी के हक को लेकर लड़ाई तेज हो गई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कांग्रेस टीएमसी पर हमला बोला तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के बयान पर तीखा पलटवार किया। इस देश में एक अलायंस काम कर रहा है जिसको हम कहते हैं एंटी वुमेन अलायंस, और टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके और एसपी ने जिस प्रकार से महिलाओं को, हमारी माता बहनों को जो अधिकार दिलाने का बिल आया था नारी बंधन अधिनियम के तहत, उसको रोककर हमारी माताओं बहनों को जो उन्होंने अधिकार से वंचित किया है, मैं पूरी तरह से कहता हूं कि माता बहनों का अपमान का बदला पश्चिम बंगाल की माता बहनें भी लेंगी और पश्चिम बंगाल का युवा और हर व्यक्ति लेगा। आप पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस रहे थे, 58 बार आपने कांग्रेस का नाम लिया। मैं आपकी झुंझलाहट समझ सकती हूं, लेकिन आपको भी समझना होगा कि आप जब जब विभाजनकारी, अलोकतांत्रिक काम करेगा, जो आप परिसीमन के माध्यम से करना चाह रहे थे, जो आप जातिगत जनगणना से बचकर करना चाह रहे थे, आपको समूचा विपक्ष ऐसे ही हराएगा, क्योंकि यही ये देश चाहता है। महिला आरक्षण बिल पर केंद्र से लेकर राज्यों में भी बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार तेज हो गया। राजस्थान में सीएम भजनलाल ने कांग्रेस को महिला विरोधी बताया तो कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया। नारी शक्ति के लिए कांग्रेस, टीएमसी, टीएमके इन्होंने क्या किया है? ये कभी नहीं चाहते। नारी शक्ति, इसका उनको एक एक बात का जवाब देंगे। 21वीं सदी में जो माता बहनें पूरी तरह से हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और कांग्रेस की मानसिकता नहीं बदल रही है, उनके सहयोगी दलों की मानसिकता नहीं बदल रही है, नारी शक्ति उनको
एक एक बात का जवाब देंगे, एक एक बात का बदला लेंगे। इन्होंने तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़काया, देश भर की महिलाओं को भड़काने का काम किया और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसको मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टियों ने उसको एक्सपोज कर दिया, देश को बचा लिया, क्योंकि इनका षड्यंत्र ही था कि हम स्थायी रूप से सत्ता में कैसे आते रहें, जैसे चाइना और रशिया में होता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मांग की है कि 2023 में पास महिला आरक्षण बिल को ही संशोधित कर पास किया जाए और 543 सीटों पर ही आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन बीजेपी इसे परिसीमन के साथ लागू करना चाहती, जिसको लेकर फिलहाल सियासी घमासान थमने के आसार नहीं। दिल्ली से राहुल प्रकाश और कोलकाता से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस वक्त महिला आरक्षण सड़क से लेकर संसद तक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ऐसे में जिस संसद में बिल गिरा वहां मौजूद वक्त में फिलहाल किस पार्टी की कितनी महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं ये भी आज आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की, जिसके कुल 240 सांसद हैं, जिसमें 31 महिलाएं हैं, यानी प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो 12.9% हुआ। महिला आरक्षण के जरिए बीजेपी पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाने वाली कांग्रेस के 98 सांसद इस बार जीतकर सदन पहुंचे हैं। इनमें 14 महिला सांसद है, यानी कि 14.3% प्रतिनिधित्व है और टीएमसी के कुल 29 सांसद है, जिसमें 11 महिला सांसद है, मतलब 29% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। वहीं संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, 37 सांसद, 5 महिलाएं जीतकर पहुंची हैं, 13.50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है सपा से। जबकि डीएमके की बात करें तो कुल 22 सांसद हैं, इसमें 3 महिला सांसद जीतकर लोकसभा पहुंची, यानी 13.60% नुमाइंदगी। वहीं 12 सांसदों के साथ जेडीयू की 2 महिला सांसद 2024 में जीती हैं, यानी 16.70% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। और बिहार से ही आने वाली एलजेपी के 5 सांसद हैं, जिसमें कि 2 महिलाएं हैं, यानी 40% रिप्रेजेंटेशन इस लिहाज से हुआ। एक आंकड़ा और जानना जरूरी है कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में महिलाओं की नुमाइंदगी कितनी है, क्योंकि कितने सांसद है आपने जान लिया, लेकिन मंत्रिमंडल में कितनी नुमाइंदगी है ये भी आपको दिखाते हैं। 2014 में मोदी सरकार बनी, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, 7 महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली। इन 7 में 6 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, यानी कैबिनेट मंत्री बनी। वहीं 2019 में मोदी सरकार फिर बहुमत से आई। 2021 में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 11 महिलाएं मंत्रिमंडल में शामिल रहीं। 17 साल के इतिहास में ये सबसे ज्यादा महिलाओं वाला मंत्रिमंडल था। फिर 2024 में मोदी सरकार तीसरी बार लगातार सत्ता में आई। तीसरी सरकार में 72 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बना, 7 महिलाओं को जगह मिली। इस संख्या को लेकर भी विपक्ष मोदी सरकार पर निशाने साध रहा है और मंशा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि 3 दशक से महिला आरक्षण बिल संसद में पेश होता रहा, अलग अलग कारणों से ये फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहा। हर बार तब की सरकार पर सवाल उठते रहे। बिल जब पास हो चुका था तो इस बार क्यों मोदी सरकार पर सवाल उठे और सरकार को झटका लगा है। पहला सवाल, सरकार ने चुनावी प्रक्रिया के बीच संसद का विशेष सत्र बुला लिया। चुनाव के बीच बुलाए गए विशेष सत्र ने संदेह पैदा करने का काम किया। कहा गया बंगाल, तमिलनाडु में महिलाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए सरकार ने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया है बीच चुनाव। दूसरा सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि सरकार ने महिला आरक्षण के साथ परिसीमन बिल को जोड़ दिया। दरअसल सबसे बड़ी वजह, इससे आरोप लगा कि दरअसल सरकार परिसीमन के लिए ही महिला आरक्षण का सहारा ले रही है, जिसे विपक्ष ने राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। तीसरे जो सवाल उठा, सबसे ज्यादा सरकार को घेर रहा है। जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था तो नोटिफिकेशन में आखिर इतनी देरी क्यों की गई, और इस सवाल ने भी सरकार को घेरा कि 2011 की जनगणना को आधार क्यों बनाया गया, जबकि 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन अभी होना है। हालांकि ये सारे विपक्ष के राजनीतिक सवाल हैं और सरकार का अपना तर्क है। परिसीमन में 50% सीटें बढ़ाने का लिखित में सरकार की तरफ से कहीं नहीं दिया गया था। मौखिक तौर पर कहा गया था 50% सीटें हर राज्य में बढ़ेंगी। हालांकि वोटिंग से पहले विरोध के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा सदन के भीतर कहा कि अगर 1 घंटे का वक्त दीजिए और बंद करिए अभी के लिए संसद, 1 घंटे के भीतर मैं लिखित में देने को तैयार हूं, हम तुरंत सर्कुलेट करवा देंगे तमाम सांसदों के बीच ये रेगुलेशन। लेकिन संसद में ये बिल गिर गया, जिस पर अब ये रार जारी है और लगातार सड़क से लेकर संसद तक देखने को मिला।
महिला आरक्षण बिल गिरने से यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। सियासत चीरहरण बनाम लक्ष्मण रेखा पर पहुंच गई है। ये लड़ाई 27 के लिए कैसे आधी आबादी को साधने पर आ गई है, देखिए। यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया। जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाई। महिला आरक्षण बिल पर यूपी में घमासान, चीरहरण और लक्ष्मण रेखा तक आ पहुंचा। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में आर पार की लड़ाई छिड़ गई। जुबानी तीरों की बौछार तेज हो गई। सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिन दलों ने बिल का विरोध किया उनके खिलाफ आधी आबादी के मन में आक्रोश है। समाजवादी पार्टी पर महिलाओं के अधिकारों को रोकने का आरोप लगा। टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। सीएम योगी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि संसद में बिल पास न हो पाना सरकार की बदनीयती की हार है और लोकतंत्र की बड़ी जीत है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, इसलिए जल्दबाजी में महिला आरक्षण बिल को लाया गया। इस संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे थे, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा ये थी कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि जनगणना हुई तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसमें जनगणना आधारित प्रसीमन को नकार कर पिछड़ी दलित, अल्पसंख्यक व आदिवासी महिलाओं का अधिकार लूटे जाने की गुप्त योजना थी। अखिलेश यादव ने संसद में भी जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया था। मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग की थी, जिस पर बीजेपी ने धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने की बात कही। माना जा रहा है कि अखिलेश ने जिस तरह जातीय दाव खेलकर बीजेपी पर हमला बोला, वो 27 का सियासी समीकरण तय कर सकता है। महिला आरक्षण से शुरू हुआ सियासी संग्राम अब 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो महिला आरक्षण के बिल को लेकर समाजवादी पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन की घेराबंदी में जुटे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके पीडीए में अब एक का मतलब आधी आबादी भी है। यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले इस सबसे बड़े वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी तकरार शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने तुकबंदी वाली 2 लाइन सुनाकर भी बीजेपी पर तीखा तंज कसा। कहा कि हमारे मन में इसलिए रोष है क्योंकि इस बिल में दोष है। हमने माना कि इस बिल में खोट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर में केवल वोट है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही है और आधा अधूरा बिल लाकर नारी को सिर्फ नारा बनाने की कोशिश कर रही है। महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे, जिसकी मंशा खराब थी। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती है। दरअसल ये भाजपा की हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है
क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है। इसलिए हमने विरोध किया और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक और मुहिम में हम सफल रहे। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल को 95% पीडीए महिलाओं के खिलाफ भी बताया और पीडीए दांव भी चल दिया। बीजेपी जानती है कि अगर 27 में अखिलेश ने इस मुद्दे को भुनाया तो उसकी मुश्किल बढ़ सकती है, इसलिए बीजेपी भी आक्रामक हो गई। कांग्रेस, सपा और एनडी के जितने भी अलायंस है, इस बात से वो डरते हैं कि जिस दिन घर की महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो परिवारवाद का अंत हो जाएगा। इस नाते इस बिल का विरोध कर। जहां तक मुस्लिम महिलाओं का सवाल है, ये बाबा साहब की बात करते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान द्वारा ही कहा गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। इस विषय को उठाते हैं ताकि किसी तरह से महिला आरक्षण बिल टले। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने 27 के चुनाव को ध्यान में रखकर ही महिला आरक्षण बिल में मुस्लिम महिला और ओबीसी आरक्षण को जोड़ने की मांग की, क्योंकि इससे उसका MY समीकरण साधा जा सकता है। बिल गिरने से अखिलेश यादव अब इस मुद्दे की धार तेज करने में जुट गए। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। महिला वोट बैंक की लड़ाई सिर्फ अभी बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में इंपैक्ट करेगी ऐसा नहीं है, इसका असर दूरगामी होगा। इस वोट बैंक की सबसे बड़ी परीक्षा अगले साल यूपी में होगी और उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता जाता है। हर सियासी पार्टी पिछले कई चुनाव के अनुभव से इसका आकलन बखूबी कर पाई है। यही कारण है कि महिला आरक्षण के नाम पर तनाव चरम पर है। हालांकि यूपी के लिहाज से इसे अगर समझने की कोशिश करें तो आधी आबादी किसके साथ नजर आती है वो भी देखिए। 17 और 22 का चुनाव हमारे सामने एक नजीर के तौर पर मौजूद है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 42% से ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी और उनके सहयोगियों का साथ दिया। एनडीए पर इन महिलाओं का भरोसा दिखा। सपा के साथ गई 28% महिलाएं, जबकि बीएसपी के साथ 20% और कांग्रेस के साथ मात्र 8%। और नतीजा बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। बेदखल हुए अखिलेश यादव सत्ता से, क्योंकि महिला वोट बैंक के रूप में एक बड़ी ताकत उनके साथ मौजूद थी, योगी आदित्यनाथ के साथ। 2022 में महिला सुरक्षा और योगी आदित्यनाथ के नाम पर यानी कानून व्यवस्था की बदलती स्थिति की बदौलत महिलाओं का भरोसा और बढ़ी एनडीए सरकार के लिए। और नतीजा 47% महिलाओं का साथ मिला योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में। हालांकि एसपी का भी स्लैब महिला वोटों के मामले में बढ़ा, यह 28 से बढ़कर 35% पर पहुंचा। लेकिन बीएसपी और कांग्रेस पिछले के मुकाबले महिला वोटों के मामले में लगभग आधे पर रह गई। बीएसपी 10% और कांग्रेस मात्र 4% पर सिमट गई। बिहार भी एक सबसे बड़ा उदाहरण रहा है, जहां 2005 में सत्ता में आने वाले नीतीश कुमार पर महिलाओं ने ऐसा एतबार किया। 2010 और फिर 2025 तक लगातार महिला वोट उस अलायंस को मिला जिसके साथ गए नीतीश कुमार, और हर बार पुरुषों से ज्यादा रहा ये वोट बैंक। यही कारण है कि महिला वोटों पर एक बार फिर अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक।